everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Rati2, and in today's video we are just going to complete the entire topic I guess within 20 minutes क्योंकि मुझे इस वीडियो में 20 मिनट से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टू माई टेलीग्राम चैनल जिसमें सारे के सारे बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। सेकेंडली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी चैप्टर्स के नोट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आप जाके चेक कर सकते हो। थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल, अगर इसके बाद भी कोई वीडियो में के बाद आपको कुछ डाउट रह जाता है, आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। एंड फोर्थ थिंग दैट आई वांटेड टू टेल, रिसेंटली आई लॉन्च माय क्रैश कोर्स, समथिंग दैट वी आर डूइंग सिंस लास्ट 2 years। तो इस क्रैश कोर्स में हम प्रोवाइडिंग द लाइव क्लासेस फॉर द बी ऑनर्स स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सक्सेसफुली फॉर अबाउट 80 to 90 स्टूडेंट्स कंडक्ट किया। नाउ वी गोना डू इट फॉर सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो 20 मार्च से हमारा बैच शुरू हो जाएगा, 20 जून तक चलेगा। 3 महीने पेड क्लासेस होंगी। यू हैव टू पे द फी फॉर इट। इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट इट आप मुझे सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सो देखो, चैप्टर यूजुअली जब हमने DSC 2 वाला वीडियो किया था और 1 वाले वीडियो में हमने क्या किया था ना, लाइक हमने उसको इतनी आसानी से कवर नहीं किया था। व्हाट आई बिलीव दैट दिस पेपर इज इजी। सो स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, इंडिया। इसमें सिर्फ पर्सपेक्टिव है। हमारे इंडिया का इतिहास अलग अलग लोगों ने और अलग अलग पर्सपेक्टिव वालों ने, अप्रोचेस वालों ने कैसे देखा। नंबर 1 हम बात करते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव की। लिबरल्स, अगर आपको इनकी आइडियोलॉजी पता हो, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू पता होगी, इस अप्रोचेस वालों का मानना ये होता है कि देखो बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स, मोर मॉडर्नाइजेशन, फ्रीडम, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इनके अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं कॉलोनाइजेशन को कि ये चीज ठीक थी, बिकॉज दे एक्चुअली केम अप विद द आइडिया जहां पे इन्होंने फ्रीडम दी, जहां पे इन्होंने राइट्स दिए इंडियंस को, जो कि उनके पास खुद के पहले नहीं थे, बहुत ज्यादा लिमिटेड सा था। क्योंकि अक्सर व्हेन इट कम्स टू इंडियंस फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दे बी लाइक यू नो दोज ऑफ हाईली रिलीजियस पीपल, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन। तो वो कुछ ऐसा था। गोइंग फॉर द मार्क्सिस्ट वन, देखो मार्क्सिस्ट थोड़ा सा इरेज हो गया है क्योंकि ना मैंने पिछले वीडियो को इरेज नहीं किया था, मैंने सोचा इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मार्क्सिस्ट से मतलब है मार्क्स जहां पे भी आ जाते हैं और इनका थ्योरी जहां पे भी आ जाता है, हर जगह पे ये देखते हैं डोमिनेशन। ये बोलते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉलोनियल पीपल। ब्रिटिश ने तो एक्सप्लॉइट किया ही है इंडियंस को, बट इंडिया की जो एलीट क्लास है, जिसमें हम नेहरू को कंसीडर कर सकते हैं, लाइक नेहरू मुझे सबसे पहले नाम याद आया, जितने भी प्रतिष्ठित फैमिली से, प्रॉस्परस फैमिली से, रिच लोग हुआ करते थे, उन सब ने भी एक्सप्लॉइट किया है इंडियंस को। बिकॉज मार्क्स तो हमेशा जो वर्किंग सेक्शन रहता है और जो लोअर सेक्शन रहता है उसके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं और उसके राइट्स के बारे में बात करते हैं। सो दे बिलीव जो इंडिया की हिस्ट्री है तो इसमें ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, अलोंग विद इट इंडिया का जो एलिटिस्ट सेक्शन आता है उसने एक्सप्लॉइट किया। अभी आपको इसको इलैबोरेट करके लिखना है। कमिंग टू योर नेक्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी सबल्टन पर्सपेक्टिव। सबल्टन पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एक नया पर्सपेक्टिव है बिसाइड ऑल ऑफ दिस। तो ना पहले मैं आपको नेशनलिस्ट एंड यूटिलिटेरियंस बता देती हूँ, बाद में सबल्टन बताऊंगी, ज्यादा बेटर रहेगा। नेशनलिस्ट इज वो जो हमारे यहाँ के लोग हैं। हमारे यहाँ के नेशनलिस्ट में अगेन वी आर जस्ट कंसिडरिंग सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, नेहरू जी, दादा भाई नौरोजी, every leader of our country, they be like कि our country was prosperous, our country was doing well, we had a rich resources, we had a rich culture, society, everything. These British people came and just ruined everything for ourselves, which is true. तो नेशनलिस्ट ये आप लाइक नेशनलिस्ट आप अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हो। फिर देखो कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है, आपको उस पर्सपेक्टिव से इसमें आंसर लिखना है। क्योंकि आप जो कहेंगे वही हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स बोल रहे हैं, नॉट आप, लाइक हम सभी, ठीक है, बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री। एंड यूटिलिटेरियंस क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म जो पर्सपेक्टिव आता है ना, वो आपका मेन पर्सपेक्टिव है अबाउट कि इकोनॉमी इंडिया की एक वक्त ना मतलब बहुत ही जगह पे टिकी हुई थी, ठीक है। तो इंडियंस का एक वक्त पे गोल्डन पीरियड था, बट अभी दे आर नॉट ग्रोइंग वेल। मेनली इनका एम्फेसाइज रहता है इकोनॉमी पे। अगर देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन लेके आया? ब्रिटिश लेके आए। तो अकॉर्डिंग टू दीज पीपल और दिस पर्टिकुलर अप्रोच
ब्रिटिश का आना तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी इंडिया की बूस्टअप की, इसको बढ़ावा दिया एंड इसको बढ़िया किया। और एक और है स्टूडेंट्स, मैंने जो लिखा नहीं है वो है ओरिएंटलिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट्स बेसिकली ना एंटायर पर्सपेक्टिव नहीं है, ना ही आपका आने वाला है, बट मैं फिर जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ। ओरिएंटलिस्ट्स अप्रोच ये बोलता है, ये ना एशियन अफ्रीकन कल्चर्स की स्टडी करते हैं, जिनको हम ओरिएंटलिस्ट्स बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एशिया एंड अफ्रीका, इंडिया का स्पेसिफिकली एक गोल्डन एज रहा है। जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह था ना, ये मैं थोड़ा सा ना यूटिलिटेरियन में ले गई थी, जो कि नहीं है। सो ओरिएंटलिस्ट्स के अकॉर्डिंग गोल्डन एज हमारा तब रहा है। इंडिया की हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आप बोल सकते हो हिंदू हिस्ट्री, जो हमारी पहले की रही है, फिर मुस्लिम इन्वेडर्स है, मुस्लिम रूल रहा है, एंड थर्ड जो है वो ब्रिटिश रूल है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा, इनका रिच कल्चर था, लैंग्वेज, टेक्स्ट, एवरीथिंग। बीच का पार्ट बेकार है एंड ब्रिटिश के आने से फिर ग्रोथ हुई है। सो अगेन दे ऑल्सो जस्टिफाइड समवेयर कॉलोनियलिज्म। अब आउट ऑफ दिस ऑल पर्सपेक्टिव लिबरल्स ने कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया है, नेशनलिस्ट्स नहीं, ओके, यूटिलिटेरियंस भी जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा हुआ इन लोगों के लिए, एंड ओरिएंटलिस्ट्स भी। अब सबल्टन पर्सपेक्टिव बता देती हूँ बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और आएंगे भी। सबल्टन पर्सपेक्टिव ये है, बोलते हैं आप हिस्ट्री देख रहे हो लिबरल्स के अकॉर्डिंग, मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग, नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग, आप हिस्ट्री ना नीचे से देखो, एक्चुअली लुक एट फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से मतलब है जब गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे, तो किसी गांव के एक इंसान ने अपने हाथ में लीडरशिप ली और बोला कि चलो हम इसमें जुड़ते हैं। व्हाट अबाउट दैट पर्सन? छोटे छोटे मूवमेंट्स, उनको लीड करने वाले अननोन लीडर्स जिनकी हम बात ही नहीं करते हैं, इट इज द विक्ट्री ऑफ दोज पीपल। तो सबल्टन पर्सपेक्टिव में हम इन लोगों की बात करते हैं, ठीक है। सबल्टन पर्सपेक्टिव इज मेनली अबाउट सच पीपल देयर। तो सबल्टन पर्सपेक्टिव बोलता है कि नीचे से इतिहास देखो, यहाँ पे ये किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें इन्होंने सारे अनसाउंड हीरोज के बारे में बात की है, जिनके बारे में किसी ने बात नहीं की है। नेक्स्ट देखो, ये यूनिट तो हो गया, तो इसमें से लिबरल, मार्क्सिस्ट, सबल्टन डेफिनेटली कर लेना, बाकी आप स्किप कर सकते हो। सेकेंड देखते हैं कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो कॉलोनियल रूल इन इंडिया इट्स इम्पैक्ट, ये वाला क्वेश्चन बताने को ओके मुझे लगता है कि आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कब से हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट इन कॉलोनियल इंडिया वी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक तो आपका 1778 से लेकर के 73 से लेकर के 1773 से लेकर के 1857 और फिर 1857 से लेकर 1947 तक का। तो इन सब में क्या हुआ, जैसे कि रेगुलेशन एक्ट आया आपका, ठीक है, 1773 में। लेटर ऑन पिट्स एक्ट आता है, उसके बाद और भी बहुत सारे इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए एंड सो मेनी के। फिर 1858 आ गया आपका, जो सेकंड फेज आ गया। वैसे मैं यहाँ पे सारी लिस्ट कर दूंगी। तो फिर सेकंड फेज आपका आता है, सेकंड फेज में आपका 1858 में एक एक्ट आएगा, फिर बाद में और रेगुलेशंस एक्ट आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अगर आपको पता हो, इंडियन काउंसिल एक्ट अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, फिर 1919, 1935। लेटर ऑन आपने देखा होगा कैबिनेट मिशन आया था, क्रिस्प मिशन आया था, माउंटबेटन प्लान आए थे। तो इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस लाए हैं, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू एम्फसाइज ऑन टू दिस वन। एंड इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आप इम्पैक्ट में क्या लिखोगे, पार्टिसिपेशन कैसे हुआ। आपको पता है ना 99 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, उसकी वजह से कई सारे ऐसी लेजिस्लेटिव प्लेसेस थी जहां पे इंडियंस को थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन दे दिया गया था। उसी का एक्सटेंशन आपका 1919 है, देन 1935 है। वो सब आप इसमें इन्वॉल्व करोगे, बहुत सारा कंटेंट है लिखने को, इफ यू विल जस्ट गो थ्रू इट। सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, ये क्या रहा है। ब्रिटिश के आने से सोशली, यानी कि आप सोशली में काम कर सकते हो, हम बोलेंगे जो भी सोसाइटल चेंजेस किए इन्होंने वो। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैपिटलाइजेशन आया, कैसे हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन की फैक्ट्री में जाते थे, वहाँ फाइनल प्रोडक्ट बनते थे, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होते थे, वो हो गया। कल्चर में आप देखोगे जैसे कि इन्होंने सती प्रथा बैन करवाई, वुमेन के राइट्स के बारे में बात की, यस दे टॉक्ड अबाउट इट, विडो मैरिज को कहीं ना कहीं इन्होंने सपोर्ट किया, वो सब आप इसमें डालोगे। इसमें ना कुछ हमारे रिफॉर्म्स वाले भी टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि चैप्टर 5 से है, विच इज टोटली फाइन। नाउ मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का मेथड क्या रहा है। तो ना इसकी शुरुआत होती है आपकी 1600 से, जब पहली बार ब्रिटिश इंडिया आए थे, उन्होंने कैसे जो है एक पोर्ट पे अपना बसेरा सेटअप किया। लेटर ऑन जो है वो
बंगाल की तरफ जाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, मद्रास गए, मुंबई गए, दिल्ली को कैसे कैप्चर किया, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। हाउ दे स्टार्टेड देयर ट्रेड, हाउ एक्चुअली मिशनरीज प्लेड अ रोल, सब कुछ आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। मैं तो कहूँगी मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन में पूरा चैप्टर 2 आपका ऊपर के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ रिफॉर्म्स एंड रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस के लिए अगेन आई एम एडिंग वन ऑफ माय वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखो। रिवोल्ट 1857 में कैसे हुआ था, क्या रीजंस हुए थे, वो एक आपको रिकैप दे देती हूँ। 1857 के पहले पहले बहुत सारे ऐसे इवेंट्स चल रहे थे जिसकी वजह से इंडियंस को लगा दैट it's time to end their rule and they started revolting. When I say Indians, I am just concerning or just mentioning North India. देखो रिवोल्ट इन 1857 में कुछ ऐसे र्यूमर्स चले थे, प्रोफेसीज चली थी, जिसको लेकर के लोगों ने सोचा कि अभी ये सपोर्ट बेस है तो हाँ हो सकता है। शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि सिपॉइस यानी कि सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे, तो एक ब्राह्मण सिपॉय लोटे से पानी पी रहा था, एक दलित सिपॉय ने उससे पानी मांग लिया और उसने पानी देने को मना कर दिया, ये कहते हुए कि अगर तुमने मेरा लोटा छुआ तो ये पॉल्यूट हो जाएगा। पॉल्यूशन की वजह से उस दलित को इतनी गुस्सा आ गई, उसने बोला कोई बात नहीं, तुम मुझे पानी मत दो, लेकिन जो ब्रिटिश नए कारतूस ला रहे हैं उससे तो तुम्हारा धर्म वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है। वो चौंक गया क्योंकि जो नए कारतूस बना रही थी ब्रिटिश आर्मी वो अब पिग एंड काउ के फैट से बनने थे। नाउ काउ इज कंसिडर्ड होली इनटू आवर रिलीजन, हिंदू रिलीजन, वेयर एज पिग इज प्रोहिबिटेड इनटू इस्लाम रिलीजन। ये एक फैक्ट हुआ जब हिंदू मुस्लिम साथ में आया, इन्होंने रिवोल्ट किया। इसके साथ साथ कुछ और प्रोफेसीज चल रही थी, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी के ठीक 100 साल बाद इंडिया को आजादी मिल जाएगी। लोगों को लगा 1857, इससे पहले तो 1757 में हुआ था, हाँ ये हो सकता है। मेरठ से ये क्रांति शुरू होती है। मेरठ से वो सारे सिपॉइज इकट्ठा होकर के जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में था उस वक्त का रूलर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हो चुका था, नमाज के दिन चल रहे थे, वो नमाज के दिन नहीं, रमजान के दिन चल रहे थे और वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते साथ वो बाहर दिखता है कि आवाज़ आती है, सारे सोल्जर्स ने उसके किले को घेर लिया और बोला, बंदूक की नोक पे रख करके सवाल पूछना ही होगा कि क्या आप हमारा इस रिवोल्ट में साथ देंगे, हमने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दिया। बहादुर शाह जफर मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मना करता तो फिर अभी ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे, अब जफर के खिलाफ भी कर देंगे, तो इनको साथ देना होता है। एंड देन हेयर जो है सब कुछ शुरू होता है। ब्रिटिश को काफी टाइम लगा इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में, हाउएवर दे टुक ओवर एवरीथिंग बाय 1858। स्पेशली यहाँ पे कुछ एरियाज आपको मेंशन करने होंगे। अवध का केस आपको मेंशन करना होगा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड लखनऊ हो गए, दिल्ली हो गए, मेरठ हो गया, इन सब के केसेस, जो कि फिर भी इतना नहीं है। लीडरशिप अलग अलग जगह से कैसे आई, कानपुर से कौन आया, झांसी से कौन आया, ये सब आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। आरा से कौन आया, पीजेंट्स ट्राइबल्स से कैसे कनेक्ट हुए, सब कुछ। बट ये फेल हो गया। फेल क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया तक सीमित था, ये बाकी जगह नहीं आया। इसने चेंजेस क्या लाए? अब ब्रिटिश समझ गए इंडियंस पूरी तरीके से तो बेवकूफ नहीं है, सो वी नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ स्टैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक होता है। 1858 के टाइम पे जो ओनरशिप थी, पहले प्राइवेट कंपनी रूल कर रही थी इन टर्म्स ऑफ दिस बिजनेस एंड ऑल, अब जो है वो क्वीन एंटर हो जाती है एंड शी जस्ट टुक ओवर एवरीथिंग हियर। तो फिर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस के साथ होने लगा एंड ऑल ऑफ दिस। न्यू मिडिल क्लास ड्यूरिंग दिस टाइम वाज इमर्जिंग। इन्होंने कैसे इमर्ज किया? यानी कि जो मिडिल क्लास हमारा था और जो लोग पढ़ लिख गए थे और बाहर जाके पढ़कर आए थे, अब उन्होंने अपना सेक्शन जो है वो मजबूत कर लिया था, वो डेवलप हो गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, मिन मैकली का जो पॉलिसीज आए, एजुकेशन पॉलिसीज, वो सब आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। आई नो आई एम नॉट गोइंग इन अ डिटेल, बट honestly speaking we don't have time to do that. Going for the next one which is going to be chapter 4. मैं पता इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल थ्योरी था, उसके लिए फिर भी आपके पास चीजें थी। मतलब सीरियसली सोचो ना, जो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ते आए हो, then again I'm not willing to give you that entire explanation right now, especially into this 20-minute video. I don't know, शायद एक्सटेंड हो गई होगी। नेशनलिस्ट की बात कर लेते हैं। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड इट्स एक्सपेंशन ऑफ सोशल बेस। तो पहला फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे शुरू हुए? नेशनलिस्ट मूवमेंट के फेजेस में आप शामिल करोगे गांधी जी के पहले का हिस्सा एंड उनके बाद का हिस्सा, ठीक है। कांग्रेस कैसे इमर्ज होती है? कांग्रेस एज अ प्रेशर ग्रुप इमर्ज हुई। दादा भाई नौरोजी एंड बाकी सारे लीडर्स उसमें कैसे आते हैं, कैसे ये ग्रो करती है। एक्सट्रीमिस्ट्स, मॉडरेट्स कैसे आए?
ये सब आपका फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट में आएगा। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी गांधी मास मोबिलाइजेशन, सबसे बढ़िया टॉपिक। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, चंपारण, खिलाफत, दौलत सत्याग्रह, फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस, चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब मैं थोड़ा सा ऑर्डर इधर कर रही हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब आप डाल दो इसमें, बारडोली सत्याग्रह सब डालते हैं, सब जो भी गांधी जी की लीडरशिप में हुआ। एंड देन गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी टू नेशन थ्योरी एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो टू नेशन थ्योरी में आएगा जिन्ना, मुस्लिम लीग कैसे बनी, और जिन्ना क्यों ये डिमांड उठी थी कि अलग नेशन चाहिए, बिकॉज दे वर जस्ट थिंकिंग दैट मेजॉरिटी है मुस्लिम की एंड इफ स्टिल वी आर गोइंग टू कोऑपरेट विद दिस कंट्री तो हम कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएंगे। इनको काफी ज्यादा कन्विंस किया गया कि नहीं हो, क्योंकि गांधी जी इस बात को लेकर के फेवर में थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे दूसरी कंट्री बने, कोई नहीं चाहता था, बट स्टिल जिन्ना एंड द अदर सपोर्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी जस्ट वेंट अलोंग। सो 1940 से ये कैसे आइडिया इमर्ज होता है, 47 तक फाइनली कैसे आया, माउंटबेटन प्लान आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा एंड ब्लडी पार्टीशन भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी सोशल मूवमेंट्स। तो पीजन मूवमेंट किसानों को लेकर के जितने भी हुए हैं, पीजन मूवमेंट में बहुत सारे जो है गांधी जी के मूवमेंट्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने किसानों को लेकर के काफी जोर शोर से बोला है। तो आपका चंपारण मूवमेंट हो गया, ये इसमें आएगा, और बाकी सारे जितने भी लीड किए गए हैं, हियर इज द लिस्ट गिवन फॉर ऑल दोस मूवमेंट्स दैट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू ट्राइबल मूवमेंट। और ट्राइबल मूवमेंट में खासी हो गया, संथल अपराइजिंग हो गया और खोल हो गया, ये सब 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 आपको जो है वो मेंशन करने होंगे एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू गो फॉर नोट्स में मैंने काफी ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, सो आपके लिए वो बेटर रहेंगे। वुमेन मूवमेंट में देखो, वुमेन मूवमेंट को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूंगी, एक प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हुए एंड देन लेटर हुए। देखो वुमेन मूवमेंट में आपके ये जितने भी आर्य समाज, ब्रह्मो समाज आ जाते हैं ना, स्वामी विवेकानंद, ये सब आप इन्वॉल्व कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें हैं उनसे जुड़े हुए, उन्होंने वुमेन के लिए काम किया। सावित्री बाई फुले, जो नए स्कूल्स बने, विडो रिमैरिज की बात हुई, वो सब आप इसमें डाल दोगे। एंड देन गोइंग फॉर द लास्ट वन विच इज गोइंग टू बी दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है, फिर कैसे इसमें पैंथर मूवमेंट आ जाते हैं, महाराष्ट्र कौन सा ग्रुप इमर्ज हुआ, नॉर्थ इंडिया से कैसे हुआ, साउथ इंडिया से कैसे हुआ, वो सब आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। सो उसकी भी लिस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर, तो यू जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन लेटर आप डिटेल में कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो, चैप्टर आपको सिर्फ इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। Until then, hit the like button, share this video and subscribe Study Ship with Krati for more such kind of video content. Not to forget one thing, that is going to be our crash course for which you can still register because the registrations are available for this one. Bye bye for now.